नमस्कार दोस्तों। हम कम्युनिकेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि हमारे यूनिट 4 है यूजीसी नेट के लिए। ये चैप्टर हम केवीएस मदान बुक से पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासरूम कम्युनिकेशन प्रोसेस कोल एंड कैन मॉडल। तो कोल एंड कैन का जो मॉडल है जो कि क्लासरूम कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो बताता है, उसको इस वीडियो में हम देखेंगे। आज के टाइम में भी जो क्लासरूम टीचिंग है वो डोमिनेट है फॉर अ फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। एक फॉर्मल जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में फॉलो होता है, जिसमें कि फ़ेस टू फेस इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू स्टूडेंट्स। फ़ेस टू फेस इंस्ट्रक्शंस जो है वो बच्चों को दी जाती है। तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज़ टू अचीव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स in the cognitive domain, namely those concerned with developing knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation abilities. जो क्लासरूम हमारा कम्युनिकेशन है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो होता है कि जो कॉग्निटिव डोमेन के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको अचीव करना। कॉग्निटिव डोमेन जो हमारा बुद्धि से रिलेटेड है, संज्ञानात्मक पक्ष से कहा जाता है हिंदी में। इसके कुछ हमारे सीक्वेंस होते हैं जो जिससे कि हम क्लासरूम टीचिंग के अंदर जिसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर हमारा आता है नॉलेज। इसका सीक्वेंस रहता है नॉलेज, पहले हम नॉलेज को देते हैं, देन कॉम्प्रीहेंशन आता है जिसमें कि अंडरस्टैंडिंग करी जाती है, देन एप्लीकेशन, उसको अप्लाई किया जाता है। नॉलेज जो भी हमने गेन करी उसको अप्लाई किया जाएगा, देन उसका एनालिसिस किया जाएगा। एनालिसिस में हम जो भी फैक्ट्स हैं उनको टुकड़ों में तोड़ के देखते हैं, देन उसके बाद सिंथेसिस में हम उसे जोड़ के देखते हैं, देन एट द एंड उसका क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है। ये जो कॉग्निटिव डोमेन है ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो है उससे रिलेटेड है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी हमने पढ़ा है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का जो डिटेल वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो थी वो 1956 में दी थी ब्लूम ने, 1956 में, जिसके कि 3 डोमेन होते हैं। एक पहला होता है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा अफेक्टिव डोमेन एंड जो थर्ड है वो साइकोमोटर डोमेन होता है। तीनों ही डोमेन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि हमें क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनते हैं और उनका जो सीक्वेंस है, उनके अंदर जो भी सीक्वेंसेस आती हैं उनको पढ़ना हमारा इम्पॉर्टेंट रहता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें आते हैं। ठीक है, उसका डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं इस कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या आता है। द प्रोसेस ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन इज़ अफेक्टेड बाय मल्टीपल फैक्टर्स। क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन होता है उसको प्रभावित करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे टीचर्स, स्टूडेंट्स, मैसेज, इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड मीडिया एंड द लर्निंग इन्वायरमेंट। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो क्लासरूम कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। वेरी फ्यू ऑफ अस अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन एंड मेक डेलिबरेट अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव इट्स इफेक्टिवनेस। हमारे जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है कोल और कैन के अनुसार जो उन्होंने प्रोसेस दिया था क्लासरूम कम्युनिकेशन का, उसको हम देख लेते हैं। उसमें कुछ 5 स्टेजेस होती है। सबसे पहली जो स्टेज है फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज, तो एक मैसेज का निर्माण करना, मैसेज को बनाना। देन उसके बाद मैसेज एनकोडिंग, मैसेज को एनकोड करना। देन ट्रांसमिशन, मैसेज ट्रांसमिशन। नंबर 4 स्टेप है मैसेज डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन। देन जो 5 स्टेप है वो है फीडबैक एंड इवैल्यूएशन। तो इस तरह से जो हमारा कोल एंड कैन का जो मॉडल है क्लासरूम कम्युनिकेशन का, उसके अंदर कुल 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज होगा, देन मैसेज एनकोडिंग, देन ट्रांसमिशन, देन इंटरप्रिटेशन जो कि डिकोडर के थ्रू करी जाएगी कि वो किस तरह से जो मैसेज उसको पहुंचाया गया है उसको डिकोड करता है या उसको अंडरस्टैंड करता है। देन एट द एंड फीडबैक एंड इवैल्यूएशन। ये कुछ 5 प्रोसेस हैं। द प्रोसेस ऑफ एन इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन इज शोन इन द फिगर। तो हमें एक फिगर दिया गया है जिसमें हमें टू वे जो कम्युनिकेशन होता है उसको शो किया गया है।
ये हमारा फिगर है जिसमें कि हमें टू वे कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो दिखाई गई है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज, तो मैसेज को फॉर्म कैसे करना है। देन उसके बाद एनकोडिंग ऑफ मैसेज, मैसेज को एनकोड किया जाएगा। देन मैसेज को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ठीक है। देन इसी में हमारा क्या रहता है, फीडबैक भी ऐड रहता है। देन मैसेज क्या हो जाएगा, डिकोड होगा और उसको इंटरप्रेट करा जाएगा। उसके बाद रिसीवर जो थे उन्होंने मैसेज को डिकोड किया और इंटरप्रेट किया। देन अब जो रिसीवर हैं वो सेंडर बन जाएंगे, रिसीवर सेंडर बन गया और यहाँ पर एक नॉइज़ भी रहता है। तो यहाँ पर जो आप रिसीवर हैं वो सेंडर बन चुके हैं, तो उन्होंने फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज की स्टेप्स जो यहाँ पर थे वही स्टेप्स यहाँ पर भी फॉलो होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज होगा, फिर एनकोडिंग ऑफ मैसेज, देन ट्रांसमिशन होगा मैसेज का, उसमें फीडबैक भी हमारा ऐड रहता है, और डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज। तो इस तरह से यहाँ पर फिर से जो सेंडर था वो रिसीवर बन गया है। तो इस तरह से जो कम्युनिकेशन है उसका प्रोसेस चलता है। इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है इसमें नॉइज़ भी ऐड है और इसमें फीडबैक भी ऐड है। तो ये कैसा रहता है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन रहता है, प्रोसेस ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो भी अगर एक जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है उसको ही इफ़ेक्टिव बनाना है तो उसमें हमारा फीडबैक ज़रूर होना चाहिए। तो फीडबैक से हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो इफ़ेक्टिव हो जाता है, और उस कम्युनिकेशन को कैसा होना चाहिए, टू वे होना चाहिए। तो अब हम सबसे पहला जो स्टेप है कम्युनिकेशन की प्रोसेस का उसको देख लेते हैं, जिसके अंदर की मैसेज को फॉर्म किया जाता है। All communication starts with an idea or a message that is to be transmitted to the target audience with a motive to get positive response. Communicator, sender or encoder is the one who initiates the communication process. तो कम्युनिकेशन का जो भी प्रोसेस रहता है वो स्टार्ट होता है एक आइडिया से, या एक जो मैसेज हमें भेजना है किसी भी पर्सन को या कोई भी जो हमारे टारगेट ऑडियंस है उसको, तो उसका जो स्टार्टिंग है वो आइडिया या मैसेज से होती है। उसका जो मोटिव रहता है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है। तो जो भी हमारे कम्युनिकेटर होते हैं, सेंडर जो है या एनकोडर जो है, वो क्या करते हैं, मैसेज को स्टार्ट करते हैं। सो जो हमारा मैसेज है वो वर्बल फॉर्म में भी हो सकता है और नॉन वर्बल फॉर्म में भी हो सकता है। वर्बल एंड नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन था वो हमने पढ़ा है पहले प्रीवियस वीडियोस में, हमने वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ है। देन नंबर 5 जो थर्ड जो हमारा टॉपिक स्टेप रहता है उसमें क्या होता है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द कम्युनिकेशन स्किल, नॉलेज लेवल एंड एटीट्यूड ऑफ द कम्युनिकेटर। तो कम्युनिकेटर जो होता है उसका जो भी एटीट्यूड होगा उस पर कम्युनिकेशन जो है वो डिपेंड करेगा कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस इफ़ेक्टिव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो देन नंबर 4 जो है उसमें आता है टीचर कंसर्न्ड कंसेप्चुअलाइज आइडियाज़ टू बी conveyed to students by arranging them in coherent and meaningful sequence. So जो टीचर है कम्युनिकेशन को जो भी आइडियाज़ उनको डिलीवर करने हैं या कन्वे करने हैं स्टूडेंट्स को, उसको वो एक सीक्वेंशियल मैनर में अरेंज करते हैं जिससे कि जो मैसेज स्टूडेंट्स को देना है वो कैसा बने, मीनिंगफुल बने। ओके, टीचर्स इंटरप्रेट those ideas and determine the appropriate organization of the content। तो ये हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो था। फर्स्ट स्टेप हमारा ये, देन हमारा जो सेकेंड स्टेप है उसमें आता है मैसेज एनकोडिंग। मैसेज एनकोडिंग इसका जो सबसे पहला पॉइंट है, द इंटरनल शेपिंग, सॉर्टिंग एंड सिफ्टिंग ऑफ आइडियाज़ फॉर clarification and organization is called message formulation।
तो जो भी इंटरनल शेपिंग होती है किसी भी मैसेज की या उसको क्लैरिफाई कैसे करना है, वो सब हमारा जो होता है वो मैसेज फॉर्मुलेशन के अंदर आता है। इट्स पर्पज़ टू क्रिएट अ क्लियर एंड मीनिंगफुल मैसेज। तो उसका जो पर्पज़ होता है कि जो मैसेज है वो कैसा हो, क्लियर पहुँचे और मीनिंगफुल हो, मैसेज का क्या हो, कुछ ना कुछ अर्थ हो और वो क्लियर हो जो हम सामने वाले को देना चाहते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट है, एनकोडिंग इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग एन आइडिया इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू रिसीवर्स। तो एनकोडिंग जो होती है वो क्या करती है, आइडिया को कन्वर्ट करती है जिससे कि जो आइडिया है वो रिसीवर तक क्या कर सके, पहुंचाया जा सके। थर्ड पॉइंट है, द कम्युनिकेटर नॉट ओनली ट्रांसलेट हिज और हर पर्पस, जो भी उनके थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं या इंफॉर्मेशन है, उसको सिर्फ वो ट्रांसलेट ही नहीं करते इनटू अ मैसेज बट ऑल्सो डिसाइड्स ऑन मीडियम टू कम्युनिकेट हिज और हर प्लान्ड मैसेज। तो उसका मीडियम क्या रहेगा वो भी क्या करते हैं, कम्युनिकेटर जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं। नंबर 4 पॉइंट है, द कम्युनिकेटर मस्ट चूज़ द मीडियम। कम्युनिकेटर को मीडियम जरूर चूज़ करना चाहिए कि किस मीडियम से वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जैसे बाई स्पीच है, राइटिंग और साइनलिंग एंड और गेस्चर्स के थ्रू, या जो साइन लैंग्वेजेस होती हैं उनके थ्रू, साइंस के थ्रू या राइटिंग के थ्रू, स्पीच के थ्रू। नंबर 5 हमारा पॉइंट है, टीचर्स एनकोड देयर आइडियाज़ इन डिफरेंट वेज अकॉर्डिंग टू डिमांड्स ऑफ वेरियस करिकुला। तो जो भी हमारा करिकुलम है एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, उसके हिसाब से जो टीचर होते हैं वो अपने आइडियाज़ को अलग अलग वेज में क्या करते हैं, एनकोड करते हैं और अलग अलग तरह से जो भी मीडियम है उनको यूज़ करके बच्चों तक पहुंचाते हैं। तो जो भी अप्रोप्रिएट सिंबॉलिक फॉर्म्स होती हैं उनको यूज़ करके या जो भी गेस्चर्स या स्पीच जो भी यूज़ करनी है उन सबको यूज़ करके जो टीचर है वो मैसेज को क्या करते हैं, एनकोड करते हैं, या जो उनके आइडियाज़ होते हैं उनको एनकोड करते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है उसके अंदर आता है मैसेज ट्रांसमिशन। मैसेज ट्रांसमिशन इट इज़ क्रिटिकल स्टेज। ये क्रिटिकल स्टेज होती है जिसके अंदर कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड आंसर्स हाउ अ मैसेज इज़ डिलीवर्ड। तो मैसेज को कैसे डिलीवर करना है। द सेंडर सिलेक्ट्स एन अप्रोप्रिएट चैनल। तो इसके अंदर जो सेंडर है वो एक चैनल को सिलेक्ट कर लेता है। सेकेंड पॉइंट है, अ चैनल इज़ अ व्हीकल और मीन्स थ्रू विच अ मैसेज और स्टिमुलस इज कैरिड फ्रॉम द कम्युनिकेटर टू द रिसीवर। तो चैनल जो होता है वो एक व्हीकल की तरह काम करता है जो मैसेज को एनकोडर से कम्युनिकेटर के पास से रिसीवर तक पहुंचा देते हैं। तो जो वेरियस चैनल्स हो सकते हैं जैसे कि रिटन, स्पोकन, वर्बल, नॉन वर्बल एंड मास मीडिया। तो इस तरह जो है ये सारे क्या है, चैनल्स है जिनके थ्रू कम्युनिकेटर मैसेज को रिसीवर तक पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर में यूज़ अ फिल्म और फिजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन टू कन्वे द सेम आइडिया। तो टीचर जो है वो फिल्म और फिजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन को भी यूज़ कर सकते हैं अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। देन हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहता है इसके अंदर मैसेज डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन। मैसेज को फॉर्मुलेट कर लिया गया, देन एनकोडिंग हो गई, उसके बाद मैसेज ट्रांसमिशन करा गया, देन उसके बाद मैसेज को डिकोड किया जाएगा जो कि डिकोडर के थ्रू होगा, जो भी रिसीवर है उनके थ्रू। द डिकोडिंग इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज बाय द रिसीवर। जो भी रिसीवर है वो मैसेज को इंटरप्रेट करेंगे। एक्चुअली द रिसीवर लुक्स फॉर मीनिंग in the message that is common to both the receiver and the communicator. The process of decoding by the receiver is not पैसिव बट एक्टिव। तो जो रिसीवर की जो डिकोडिंग की प्रोसेस रहती है वो एक्टिव प्रोसेस रहती है। लैंग्वेज डज नॉट हैव मीनिंग, it has the potential for meaning, and it is the decoder who is actively engaged in making meaning
on the basis of his or her background knowledge and the context of communication. तो जो भी मैसेज डिकोडर के पास पहुंचता है उसको डिकोडर जो है वो इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं जो भी उनकी बैकग्राउंड नॉलेज है उसके थ्रू. सेकेंड पॉइंट है, इफ़ द रिसीवर possesses the background information and is familiar with the form of language used, then it becomes easier for him or her to decode and comprehend the message. So यहाँ पर हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कि अगर जो डिकोडर है उनका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो भी मैसेज उनके पास भेजा गया है उससे फैमिलियर है, उसमें जो भी लैंग्वेज यूज़ की गई है वो अगर उससे फैमिलियर है तो वो ईज़िली जो है मैसेज को डिकोड कर पाएंगे. अगर हम एक अननोन लैंग्वेज में मैसेज को रिसीव कर लेते हैं जो लैंग्वेज हमें आती नहीं है उसमें अगर हम मैसेज को इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे लिए इजी नहीं रहेगा, वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो ये हमारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, बैकग्राउंड जो हमारी नॉलेज है कि हमें जो लैंग्वेज मिली है मैसेज में वो हमें आती भी है या नहीं आती है. अगर वो हमें आती होगी तो हम मैसेज को इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसे डिकोड कर सकते हैं. अगर हमें लैंग्वेज आता ही नहीं है तो हम मैसेज को ईज़िली डिकोड नहीं कर पाएंगे या किसी और के थ्रू हम उसे डिकोड करवाएंगे, इंटरप्रेट करवाएंगे. नेक्स्ट जो थर्ड हमारा पॉइंट है, इफ़ द रिसीवर डज नॉट हैव द एबिलिटी टू लिसन, रीड एंड थिंक, ही एंड शी विल नॉट बी एबल टू रिसीव और डिकोड द मैसेज इन द मैनर द कम्युनिकेशन वॉन्ट्स हिम हर टू. अगर एक जो रिसीवर है उनके अंदर अगर सुनने की, पढ़ने की और सोचने की एबिलिटी नहीं है तो वो मैसेज को डिकोड आसानी से नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट जो नंबर 4 हमारा पॉइंट है, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन द रिसीवर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिंक इन कम्युनिकेशन प्रोसेस. सो रिसीवर जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट लिंक होता है कम्युनिकेशन की प्रोसेस में, क्योंकि जो रिसीवर है, हम कोई भी मैसेज अगर किसी को देते हैं तो वो रिसीवर पे डिपेंड करता है कि वो उस मैसेज को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं. देन जो हमारा लास्ट स्टेप है नंबर 5 जिसके अंदर आता है फीडबैक एंड इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन मीन्स हमारा मूल्यांकन होता है. तो सबसे पहले हम फीडबैक देख लेते हैं. फीडबैक इज़ द रिस्पॉन्स और द एक्नॉलेजमेंट of the receiver to the communicator's message. The exchange is possible only if the receiver responds. So exchange जो है वो आइडियाज़ का, थॉट्स का, मैसेजेस का तभी पॉसिबल हो पाता है जब रिसीवर क्या करे, रिस्पॉन्ड करे. सेकेंड है, इट इन्वॉल्व्स द रिसीवर रिएक्टिंग टू द ट्रांसमिटेड मैसेजेस एंड कन्वेइंग द रिस्पॉन्स टू द सेंडर. सो रिसीवर जो होते हैं वो क्या करते हैं, मैसेज को जो भी मैसेज उन तक पहुंचा है उस पर रिएक्ट करेंगे. देन ट्रांसमिटेड मैसेज को जो है वो उसके प्रति जो उनका रिस्पॉन्स है उसको वो सेंडर को देंगे. थर्ड पॉइंट है, मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स एनकरेज फीडबैक. तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर्स जो होते हैं वो फीडबैक को एनकरेज करते हैं and adjust the content and presentation of their message as per the feedback received. तो जिस भी तरह का वो फीडबैक रिसीव करते हैं उस हिसाब से फिर वो अपने जो कंटेंट है और जो भी उनका प्रेजेंटेशन है उसको क्या करते हैं, मोल्ड करते हैं या उस तरह से अपने कंटेंट को एडजस्ट करेंगे. 4 पॉइंट हमारा है, टीचर्स नीड टू बी अवेयर of the subtle and the direct way of students for conveying reactions to the message received. Skilled teachers can also control feedback so as to avoid unnecessary interference in the ongoing communication process. Number 5 point है, even by fluttering eyelids, raising an eyebrow, making facial expressions,
organizing a point and asking for explanation expresses a lot। तो ये सारी चीज़ें भी जो होती हैं वो क्या करती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्रेस करती हैं। नंबर 6 पॉइंट है, therefore feedback provides an opportunity to evaluate what is right or wrong about a particular communication. It helps to regulate the conversation among two or more individuals। तो दो और दो से ज़्यादा जो इंडिविजुअल्स है उनके बीच में कम्युनिकेशन को रेगुलेट करने में ये क्या करता है, मदद करता है फीडबैक। एंड ऑल्सो stimulates and reinforces an idea that is desired to be communicated। तो जो भी इंडिविजुअल है उनको रीइंफोर्स करता है, उनको एनकरेज करता है कि जो भी आइडिया है, डिज़ायर्ड जो भी आइडियाज़ हैं उनको वो क्या करें, कम्युनिकेट करें। In an interactive model of communication, Cole and Can has a specific application for classroom teaching and learning. In the most classroom interactions, there are constant role changes, and many times the communication process is reversed। सो हमने देखा था कोल एंड कैन का जो कम्युनिकेशन मॉडल है, जिसके अंदर हमने एक चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करी थी प्रोसेस, जिसमें कि क्या रहता है, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो रिवर्स भी होता है। पहले जो एनकोडर हैं वो मैसेज को सेंड करते हैं, देन जब वो मैसेज रिसीवर के पास पहुंच जाता है तो रिसीवर यहाँ पर सेंडर बन जाते हैं और वो मैसेज को दोबारा से सेंड करेंगे किसके पास, रिसीवर, जो सेंडर थे उनके पास, अब वो रिसीवर बन जाएंगे। तो इस तरह से कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो चलता है। सो एक और चीज़ जो कैन एंड कोल के मॉडल में ऐड है वो है हमारा नॉइज़। नॉइज़ क्या होता है, इंटरप्शंस होते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन का प्रोसेस है उसके बीच में जो हमें इंटरप्शंस होते हैं उसे नॉइज़ कहा जाता है। इन्वायरमेंट जो होता है, वन ऑफ द मेजर कॉज दैट इंटरफेयर्स द मैसेज reception, including noises from the roadside, constant chattering of individuals, blaring loudspeakers, fluent transmission, etc. Noise can also occur in other forms such as poor handwriting, heavy accent, or soft speech. Communication is a poorly lit room, etc. In fact, these are the barriers of effective communication. So, ये सब चीज़ें जो होती है वो एक बैरियर की तरह काम करती हैं एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में। उसमें क्या डालती हैं, अवरोध डालती हैं कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने में। So for smooth and effective communication, it is necessary to eliminate or reduce the noise as far as possible. So जिस भी तरह से possible हो noise को जो है वो क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए, जिससे कि हमारा communication का जो process है वो effective बने। So noise जो है वो कई कैटेगरीज में डिवाइड इसको किया गया है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ कैटेगरीज हमें प्रोवाइडेड है नॉइज़ की। सबसे पहला है फिजियोलॉजिकल नॉइज़। फिजियोलॉजिकल नॉइज़ जो है, इट इज़ द डिस्ट्रैक्शन कॉज्ड बाय हंगर, जो कि हमारी जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं उन पर आधारित है, जैसे कि हंगर, फटीक, हेडेक, मेडिकेशन एक्सेट्रा। सो ये हमारे फिजियोलॉजिकल नॉइज़ है। दूसरा है फिजिकल नॉइज़। It is the most direct form of interference in our physical environment. For example, traffic horns, poor lighting. ये तो एग्जाम्पल थे फिजिकल नॉइज़ के। देन साइकोलॉजिकल नॉइज़ it refers to the qualities in us that affect how we communicate and interpret messages to others। तो किस तरह से हम दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और मैसेज को अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर इंस्टेंस, इफ़ अ मैनेजर इज़ preoccupied with a very intense problem, then he or she may
may be inattentive in a meeting. सो अगर एक मैनेजर जो है वो किसी प्रॉब्लम में है, उनको कुछ इंटेंस प्रॉब्लम है, तो वो मीटिंग में इनअटेंटिव रहेंगे। तो इस तरह का एग्जांपल जो है वो साइकोलॉजिकल नॉइज़ का है। नेक्स्ट जो फोर्थ हमारा नॉइज़ है वो है सिमेंटिक नॉइज़। इट अकर्स व्हेन वर्ड्स देमसेल्व्स आर नॉट म्यूचुअली अंडरस्टूड। जबकि जो वर्ड्स होते हैं वो समझ में नहीं आते हैं आपस में। तो इस तरह का जो नॉइज़ होगा वो कैसा होगा? सिमेंटिक नॉइज़ होगा। ऑथर्स समटाइम्स क्रिएट सिमेंटिक नॉइज़ बाय यूजिंग jargon और अवॉइडेबल टेक्निकल लैंग्वेजेस। सो ये हमारा नॉइज़ था। आज की इस वीडियो में हमने कम्युनिकेशन का प्रोसेस देखा, जो कि कोल एंड कैन के द्वारा दिया गया था। क्लासरूम का कम्युनिकेशन कि किस तरह से क्लासरूम कम्युनिकेशन जो होता है वो 2 वे प्रोसेस होता है, और उसमें कम्युनिकेशन को किस तरह से इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है और उसके क्या स्टेप्स होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन देखेंगे कि जो एक कम्युनिकेशन है उसके प्रिंसिपल्स कैसे हो सकते हैं, जो कि कम्युनिकेशन को क्या बनाते हैं? इफ़ेक्टिव बनाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके इम्प्रूवमेंट के लिए फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।